So, hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is monthly current affair magazine of July, and Vision Eyes magazine is here. We are dealing with environment portion here. आज हम केवल जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है वो कवर कर लेंगे एनवायरनमेंट की. एंड फॉर yesterday's current lecture you will be getting it till the today's evening, so don't worry about that. एक बार इसे देख लेते हैं. So our first news is about High Seas Treaty. So High Seas Treaty basically है क्या? ये हमारे ओशियंस में जो राइट्स हैं उन्हें लेकर ये एक ट्रीटी है. अब एक बारी पहले हम देख लेते हैं कि सी और ओशियंस में जो हमारे राइट्स होते हैं, जो हमारी पावर्स होती है, वो कैसे होती हैं. पहले इसे समझना जरूरी हो जाता है. कंट्रोल कहाँ तक होता है. सो हियर इज इट. जो हमारा शोर से, दैट इज जो सी शोर होता है वहां से, और कोस्टल स्टेट से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो हमारा टेरिटोरियल सी होता है. जिसे बेसिकली बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होगा वो हमारा टेरिटोरियल सी होगा. यहाँ पे जो कंट्री होती है उसके फुल सॉवरेन राइट्स होते हैं. दैट इज कंट्री वहाँ पर इजीली मिनरल भी एक्सप्लोर कर सकती है. वहाँ पर उसकी पूरी अथॉरिटी वहाँ पर होगी. वहाँ पर कोई और किसी कंट्री का शिप वगैरह नहीं आ सकता. इसके अलावा फिर आ जाती है हमारी 24 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिग्यूअस जोन. तो यहाँ पर क्या होता है, जो कोस्टल स्टेट होता है उसके थोड़े से लिमिटेड राइट हो जाएंगे. देन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज देयर. यहाँ पर कंट्री के सोवरेन राइट्स खत्म होने लगते हैं. दैट इज कंट्री के पास मिनरल वगैरह एक्सप्लोर करने के राइट्स तो होंगे. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फुल सोवरेनिटी होगी हमारे पास. अप टू 24 नॉटिकल माइल्स जो कोस्टल स्टेट है उसके पास लिमिटेड एनफोर्समेंट होगी कि वो अथॉरिटी अपनी वहां पर प्रूफ कर पाए. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें, अप टू 200 नॉटिकल माइल ये होगा. कोस्टल स्टेट्स के पास फुल सोवरेनिटी नहीं होगी लेकिन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो मिनरल्स को. अब आ जाता है इसके बाद वाला जो एरिया है वो हमारा हो जाता है हाई सीज. तो हाई सीज में क्या होगा, हाई सीज में वहां पे सबके इक्वल राइट्स होते हैं. सब कंट्रीज के इक्वल राइट्स हमारे पास होते हैं. दिस वी नीड टू रिमेंबर. ये किसी की डज नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अदर जोन, किसी जोन में नहीं आता है और इसीलिए किसी भी स्टेट के जुरिस्डिक्शन से ये बाहर होगा. दिस वी नीड टू नो हियर. Okay, so I hope you will be getting some clarity here about these UN closed maritime zones. So yeah, coming to UN closed ये है क्या? So basically ये हमारा एक comprehensive international law है जो हमें बताता है किसके बारे में, कि जो हमारे सीज और ओशियंस हैं वहाँ पे हमारा बिहेवियर है वो कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में हमें बताता है. इसके अलावा what you need to know here is कि 170 स्टेट पार्टीज हैं जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है. दिस ओनली यू नीड टू नो. इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं ओशियंस का. ओके, सो कमिंग टू आवर न्यूज नाउ. तो इसमें अभी एक नया एग्रीमेंट हमारे पास आया है जिसे इंडिया ने साइन करने का अप्रूव कर दिया है. दैट इज हमारा BBNJ एग्रीमेंट की बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जिसे हम हाई सीज ट्रीटी भी बोलते हैं. अब ये हमारी आउटसाइड द नेशनल जुरिस्डिक्शन जो हमारा एरिया है दैट इज हाई सीज, उसे लेकर ये हमारी ट्रीटी है. ये एरिया हमारा कहाँ पड़ेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो एरिया उसे हम हाई सीज बोलेंगे. ये लगभग 64% बनाता है. दैट इज रफली 2/3 ऑफ द टोटल ओशियन इन वर्ल्ड. ग्लोबल कॉमन्स इन्हें हम समझते हैं क्योंकि वहां पर सबके राइट इक्वल होते हैं. अब ये डाटा आप याद रखना है तो रखो, मर्जी आपकी, लेकिन यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इस एरिया में सबके इक्वल राइट्स होंगे. BBNJ एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे 3 एग्रीमेंट ये UN क्लोज के अंडर में आता है. और इस UN क्लोज में हमारे पास 3 एग्रीमेंट्स थे. वो 3 एग्रीमेंट्स हमारे पास क्या थे, तो जो हमारा पहला एग्रीमेंट था वो हमारा था मरीन मिनरल रिसोर्सेज को लेकर, कि जो हमें मरीन एरिया से जो रिसोर्सेज मिलेंगे उनके एक्सट्रैक्शन को लेकर जो एग्रीमेंट था वो हमारा था. उसके बाद हमारा था फिश स्टॉक एग्रीमेंट जो हमारा जेनेटिक रिसोर्सेज या फिर माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स को लेकर था.
और ये थर्ड आया है हमारा जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। देन कमिंग टू दिस ट्रीटी, ये हमारी इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, सिग्नेचर के लिए अभी बाहर रख दी गई है। 91 कंट्रीज इसे साइन कर चुके हैं। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? मेजर प्रिंसिपल्स ये आप पढ़ोगे एक बार कि पोल्यूटर पे करेगा, जो पोल्यूट कर रहा है वही पे करेगा। कॉमन हेरिटेज है, यानी सबको इक्वल राइट होगा। मरीन में रिसर्च करने का फ्रीडम होगा सबके पास। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स होगा, यानी लोकल्स के साथ जो बेनिफिट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होगा, यानी सी और ओशियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इकोसिस्टम अप्रोच होगा, दैट इज सस्टेनेबल मेथड्स यूज हो जितना भी हो सकता है। ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि लोकल्स के पास है उनका यूज किया जाए। BBNJ एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है कि ये अप्लाई नहीं होता है वॉरशिप, मिलिट्री क्राफ्ट और नेवल ऑक्सिलरी के लिए। इसका जो केवल सेकंड पार्ट है वो अप्लाई होता है कि गवर्नमेंट वेसल नॉन कॉमर्शियल सर्विस अगर कोई दे रही है तो वो वहां पर एंटर ना करे ओशियंस में। जो कि पार्ट 2 हमारे पास जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए था, उसके साथ ये डील करता है। केवल पार्ट 2 में ये अप्लाई होती है हमारी BBNJ एग्रीमेंट। पार्ट 2 में ये बताती है कि जो गवर्नमेंट वेसल है वो वहां पर मूव नहीं कर सकती। कमिंग टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, तो हमारे पास कोप होगी, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी, जो कि मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी हमारे पास। देन हमारे पास एक बॉडी होगी जो एडवाइस करेगी कोप को, दैट इज साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी। देन क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म होगा हमारे पास, जो कि जो भी हमारी आप बोल सकते हो कि लोगों को क्लियरेंस देने में, जो भी इसकी पार्टीज हैं उन्हें क्लियरेंस देने में ये हेल्प करेगा। सब्जेक्ट मैटर कमिटीज होंगी इसके अलावा। फाइनेंशियल मैकेनिज्म की अगर बात करें, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है, तो बस ये याद रखो कि एक वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड है, एक स्पेशल ट्रस्ट फंड है, ग्लोबल फैसिलिटी फंड है एंड ट्रस्ट फंड है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू 4 सब्सटेंसिव एलिमेंट्स, क्या क्या है हमारे पास? मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कि जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ हम इक्विटेबल शेयरिंग करें बेनिफिट्स का। ट्रेडिशनल नॉलेज जो लोकल्स के पास है उसे हम यूज करें। सोवरेन राइट किसी कंट्री के नहीं होंगे, सबके इक्वल राइट्स होंगे। इसके अलावा मेजर्स की बात करें तो हमारे पास एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल है, जो कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को कनेक्ट करने में वो हेल्प करेगी। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया वो एरिया होंगे हमारे पास जहां पर हमारे कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिट की जाती है, ताकि हम जो हमारे मरीन एरियाज है उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, की जो एग्रीमेंट है उसमें हमारे पास एक फ्रेमवर्क होगा जो कि एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी एक्टिविटीज का, उसे फॉलो करने के लिए उसके लिए बनाया जाएगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी उन्हें भी स्टडी करने का ध्यान रखा जाएगा। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ट्रांसफर होगा मरीन टेक्नोलॉजी का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब ये सब याद रखने लायक कुछ है नहीं, यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि अप टू 12 नॉटिकल माइल हमारा क्या था? टेरिटोरियल था, जहाँ पे फुल सॉवरेनिटी थी। उसके बाद 20 नॉटिकल माइल तक 20 नॉटिकल माइल तक हमारे पास क्या था कि हमारे पास हमारे सोवरेन राइट्स कम हो रहे थे धीरे धीरे। उसके बाद आ जाता है हमारा 24 उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक क्या था हमारा कि हम केवल मिनरल एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस यू नीड टू नो है। टेरिटोरियल सी में क्या होता है कि जो उसके ऊपर का जो एरिया दैट इज एटमोस्फेयर है, वहां पर भी हमारे सोवरेन राइट्स होते हैं। दिस वी नीड टू रिमेंबर हियर। coming to our next news, that is about urban development and disaster resilience. So basically अभी हुआ क्या है कि अभी फ्रीक्वेंट में जो डिजास्टर्स बढ़ गए हैं मॉनसून सीजन में अर्बन एरियाज में, जैसे कि अभी ओआरएन में हुआ था, उसे लेकर में भी ये न्यूज है कॉन्टेक्स्ट में। तो वल्नरेबिलिटी कैसे बता रहा है ये इंडियन सिटीज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 40% बाय द 2030 ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है, दैट इज कोई भी कहीं भी अपने घर बना लेता है। सो दिस हैज बिकम अ टास्क फॉर आवर गवर्नमेंट्स टू मैनेज कि कैसे प्लैंड अर्बनाइजेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली को वर्टिकली ग्रो करना चाहिए था, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुए जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जो कि फैक्ट बनकर आ रहा है कि कभी भी कुछ भी हो जा रहा है।
इसके अलावा एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज की जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। अब डिजास्टर रिसिलियंट सिटी होती क्या है? सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक डिजास्टर रिसिलियंट सिटी वो होगी जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वल्नरेबल एरियाज में ना बनाया जाए, आर नॉट बिल्ट इन वल्नरेबल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कई पहाड़ों की बात कर रहे हैं तो वहां पर जहां पर स्लोप है वहां पर हम कंस्ट्रक्शन ना करें। इंक्लूसिव, कॉम्पिटेंट एंड अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है वो फोकस करे सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पे, दैट इज कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो सस्टेनेबल तरीके से हो, ऐसा ना हो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा पीपल आर एम्पावर्ड कि उन्हें पार्टिसिपेट कराएं, कि फॉर एग्जांपल जैसे हम वो कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि वो कम्युनिटी पूरी मिलकर ट्री लगाने की कोशिश कर रही है, या फिर इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है लोकल लोगों की जो नॉलेज है उसका यूज किया जाए। इसके अलावा इम्पैक्ट डिजास्टर का उसे कम करने की प्रैक्टिस की जाए। वहीं रिकवरी रेट है उसे सुधारा जाए कि जो अगर मान लिया डिजास्टर हो जाता है तो रिकवरी कितनी जल्दी हो रही है, तो अगर रिकवरी जल्दी हो रही है तो इसका मतलब वो डिजास्टर रिसिलियंट है। कमिंग टू मैकेनिज्म्स, तो हमारे पास एक नेशनल पॉलिसी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, दिस यू विल बी कवरिंग इन योर स्टैटिक पार्ट। इसके अलावा हमारे पास अर्बन लोकल गवर्नमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसकी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मानसून सीजन है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो वो सीवेज वगैरह हैं उन्हें क्लीन रखे ताकि कहीं पर भी मतलब लीकेज ना हो, इस टाइप से। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, जैसे हमारे पास अटल मिशन है, अमृत जो हमारी योजना है, दैट वी नीड टू नो। इसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क है, ताकि इंडिकेटर है हमारे पास यहाँ पर 5 कैटेगरीज में, ताकि हम जो हमारी सिटीज हैं उनका असेसमेंट कर पाए कि वो कितनी स्टेबल, कितनी अच्छी क्वालिटी में अभी वहाँ पर हैं। इसके अलावा चैलेंजेस की अगर बजट में भी हमारा जो है वो दिया गया है इनके लिए प्रोविजन। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या है, प्लानिंग नहीं है, गवर्नेंस के इशू है कि जब जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाती है तो वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाती। कंक्रीटाइजेशन है, दैट इज जिसके कारण क्या हो रहा है, जो पानी है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही सोइल, तो क्या होगा, फिर वहां पे फ्लड ही आएंगे, अर्बन फ्लड आ जाएंगे। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज जो सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा इनएडिक्वेट है, तो जिसके कारण क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है और फ्लडिंग हो जाता है। इनसफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंटलाइजेशन इन फंक्शनिंग, दैट इज कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ओपन क्या करते हैं कि एक कन्वर्जेंट अप्रोच आप बोल सकते हो वो नहीं है, तो जिसके कारण क्या होता है, कंटिन्यूअसली टसल्स बने रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो अपनी जिम्मेदारियां डालते रहते हैं। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, लैक ऑफ प्राइवेट फंडिंग इज देयर कि प्राइवेट फंडिंग नहीं है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट टू दिस प्राइवेट फंडिंग का मैं तो फाइनेंस लो और पीपीपी जैसे हम वो लेकर आ सकते हैं यहाँ पर कि हम जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होनी चाहिए। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ग्रीन मोबिलिटी, दैट इज कि जो शिफ्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उसमें हम मतलब मेनली यहाँ पर क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन का, मतलब फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, या फिर हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो क्या है एक तरीके से कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका पोल्यूशन कम हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट दैट ओनली। सो वी आर डन विद दिस। एक ये चीज देख लेते हैं, UNISDR 10 एसेंशियल फॉर मेकिंग सिटीज रिसिलियंट। तो इसमें क्या है कि जो डिजास्टर रिसिलियंस होनी चाहिए हमारी सिटी, ये 10 वो क्वालिटीज हैं जो हमारी सिटी में होगी तो हम बोलेंगे वो डिजास्टर रिसिलियंट है। UN की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है। सो वट वी नीड टू नो हियर कि डिजास्टर रिसिलियंट होनी चाहिए, करंट और फ्यूचर रिस्क का वो एस्टिमेट कर पाए, स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट और डिजाइन रिसिलियंट होने चाहिए हमारे पास कि वो डिजास्टर को फेस कर पाए, नेचुरल बफर एक क्रिएट होना चाहिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होनी चाहिए, सोसाइटल कैपेसिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, डिजास्टर का रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, रिकवरी कर पाए अगर डिजास्टर हो गया तो उसके बाद। सो दिस वी नीड टू नो है। कमिंग टू अर लैंडस्लाइड्स वाला पार्ट, अभी जो वायनाड में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये करंटली न्यूज में चल रहा है।
सो जो इंडिया है वहाँ पर 13.17% जो हमारी कंट्री का पार्ट है वो हमारा ससेप्टिबल है लैंडस्लाइड्स के लिए। 4.75% हमारा जो है वो हाईली ससेप्टिबल है। अब लैंडस्लाइड होता क्या है, तो बेसिकली जब हमारा जो मास मूवमेंट होता है मटेरियल का, दैट इज अगर कोई रोक है या फिर कोई अर्थ का जो बहुत सारा डेब्रिस है या फिर मिट्टी का जो बहुत सारा डेब्रिस है वो अगर डाउन दी स्लोप मूव कर रहा है अंडर दी ग्रेविटी, दिस यू नीड टू नो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। दिस यू नीड टू नो है। कमिंग टू कि जो लैंडस्लाइड के कोजेज हैं वो क्या क्या हैं, तो अलग अलग कोजेज हैं। वेस्टर्न घाट में अलग है, हिमालयन रीजन में अलग है। सो व्हाट वी नीड टू नो है कि जो हिमालय रीजन है हमारा वो क्या है, वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो क्या है कि वहाँ पर जो टेक्टोनिकली एक्टिविटीज है वो होती रहती हैं, तो टेक्टोनिकली अनस्टेबल है, यानी वहाँ पर जो प्लेट्स हैं उनमें जो क्या बोलते हैं उसे, उस वो टकराती रहती हैं या फिर जो भी है, तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक वाली एक्टिविटीज़ हैं वो सिस्मिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा लूज सेडिमेंट्स है कि जो सेडिमेंट्स हैं वो हमारे टाइटली बाउंड नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, जब भी अर्थक्वेक आएगा तो वो सारे वहाँ से हट जाएंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए जा रहे हैं उसके कारण क्या होता है, वाटर का जो कंटेंट है वो बढ़ेगा, वाटर का कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके कारण क्या है हमारा जो हमारी टेक्टोनिकली एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं उनके कारण। वेस्टर्न घाट्स में बात करें तो वहाँ पर ऐसे कुछ रीजंस थे नहीं, लेकिन अप टू द टाइम ओवर द टाइम वो क्रिएट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मॉनसून के कारण क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न साइड्स है वहाँ पर साइक्लोन्स बढ़ गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो सोइल में वाटर का कंटेंट है वो बढ़ गया है, जिसके कारण लैंडस्लाइड बढ़ गए हैं। इसके अलावा क्या, जियोलॉजिकली स्टेबिलिटी विद न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटी, की अर्लियर वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज दिखने लग गई हैं। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या है, मिट्टी की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई अगर पेड़ कट गए तो। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, जैसे माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो दिस यू नीड टू नो है कि क्या क्या रीजंस हैं, तो ये मेंस के लिए हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू योर स्टेप्स टेकन फॉर मिटिगेशन, तो क्या क्या हो सकता है कि एनडीएमए की गाइडलाइंस है हमारे पास, फोरकास्ट कर पाए हम जल्दी, जिसके लिए हमारे पास क्या है, भू संकेत और भू संकलन मैप मोबाइल ऐप है हमारे पास, डेडिकेटेड स्कीम्स है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि लैंड स्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हमारे पास। सेंडाई फ्रेमवर्क अकेला ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारा फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है इसको लेकर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर। सो दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ये आप देख सकते हो। 80% जो है लैंडस्लाइड वो हमारे कहाँ होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं। उसके दौरान जो फैटिलिटीज होती है वो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं यहाँ पे करने लायक। ये वे फॉरवर्ड आप देख लेना कि वही है कि स्लोप मॉडिफिकेशन, दैट इज कंस्ट्रक्शन कम करो स्लोप एरियाज में, लैंडस्लाइड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज यूज करो, जोनिंग रेगुलेशन करो। कमिंग टू ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारा क्या है, इसमें न्यूज में इसलिए है क्योंकि पराग्वे इसका 100th मेंबर बना है हमारा। सो दिस वी नीड टू नो हियर। इसके अलावा जो टारगेट्स थे हमारे पेरिस एग्रीमेंट में, दैट इज कि जो हम ग्लोबल वार्मिंग है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर दें, लेकिन हम उससे बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी अगर हम जिस पेस में चल रहे हैं उसी में चलते रहें तो होगा क्या, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकती है। सो अभी ये सजेस्ट किया गया है दैट बाय 2050 देयर विल बी ओनली अ 4% रिडक्शन इन ग्लोबल एमिशन, की 4% रिडक्शन होगा ग्लोबल एमिशन में, और 2.4 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो रेज कर जाएगा। अगर हमें 1.5 पर रोकना है तो हमें 43% डिग्रेड करने की जरूरत है ग्लोबल एमिशंस को। सो दिस वी नीड टू नो है। कमिंग टू सोलर एनर्जी कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तो लोअर कॉस्ट होगी और हाईएस्ट पोटेंशियल है। बाकी सारी में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और पोटेंशियल कम हो जाता है। वहीं हम बात करें तो सन जो ऐसा सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, वहाँ से एनर्जी मिलनी हमें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट है वो हमारा कम है। सो दिस यू जस्ट गो थ्रू वंस, nothing else you need to remember here।
इसके अलावा क्या होगा हमारा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है अच्छी, ग्रोथ रेट अच्छा है इसका। सो दिस मच यू नीड टू नो है। कमिंग टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। और वट यू नीड टू नो हेयर कि COP21 दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21th मीटिंग थी, दैट इज UN पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में ये हमारे पास सामने आया था। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हेयर। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। दिस यू नीड टू रिमेंबर हेयर। ऑल UN मेंबर स्टेट्स इसके मेंबर हैं। नथिंग एल्स यू नीड टू नो हेयर। कमिंग टू सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं ISA की, तो सिग्निफिकेंस क्या होगा कि ये डिफ्रेंशिएटेड अप्रोच है हाई इनकम कंट्रीज के लिए। तो बेसिकली इसमें है क्या, इसमें हमारा एक प्रोग्राम लेकर आए हैं दैट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इसमें होगा क्या हमारा कि जो हमारे पूरा वर्ल्ड है हम उसे एक ही सोलर ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, मान लिया अगर एक कंट्री में कम इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां पर हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं, वहीं अगर कहीं पर ज्यादा है तो वहां पे से हम कम इलेक्ट्रिसिटी वाले एरिया में भेज सकते हैं। तो डिफरेंशिएटेड अप्रोच यहाँ पर होगी। टेकिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम लैब टू स्ट्रीट, लैब से स्ट्रीट में लेकर जाएंगे। ग्लोबल मार्केट क्रिएट किया जाएगा सोलर एनर्जी का अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। अब हमने पीछे एक स्कीम पढ़ी थी दैट इज सूर्य घर, जो कि इससे रिलेटेड थी, जिसमें क्या था, हम सब्सिडी दे रहे थे लोगों को अपने घरों पर क्या लगाने के लिए, सोलर प्लेट्स। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च की सारी कंट्रीज मिलकर रिसर्च करें और कुछ बेटर लेकर आए। सिग्निफिकेंट शिफ्ट होगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि इंडिया ISA का जो हेडक्वार्टर वो भी इंडिया में, और इंडिया यहाँ पे ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है दैट इज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। सो दिस मच यू नीड टू नो हेयर। चैलेंजेस की अगर बात करें तो जो सोलर का जो सप्लाई चेन है वो कहाँ से आता है, दैट इज सेमीकंडक्टर चिप्स कहाँ से आते हैं, वो चाइना से आते हैं। तो चाइना डोमिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन का इश्यू होगा कि अगर हम ग्रिड से कनेक्ट कर भी देते हैं तो पहली बात तो ग्रिड से कनेक्ट करना ही टास्क है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट करना बेटर, वो भी एक टास्क हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिएगा ताकि फंडिंग हो सके अच्छे से। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं कि लैंड एक्विजिशन, लैंड जो है वो बहुत सारी उसकी जरूरत पड़ेगी। So this you need to know here. वे फॉरवर्ड चैलेंजेस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि अगर हमारे पास फंडिंग कम है तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर आओ, हमारे पास चैलेंजेस हैं तो सप्लाई चेन को डाइवर्स करो कि चाइना पे डिपेंडेंस थोड़ा कम हो जाए। सो दिस मच यू नीड टू नो है। इनिशिएटिव्स की बात करें तो हमारे पास वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है कि डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स को हम कनेक्ट कर दें एक कॉमन ग्रिड से। वहीं सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर है। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी हमारे पास है जो कि सोलर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगी अफ्रीका में। इसके अलावा डेवलपमेंट होगा लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का अंडर सोलर पार्क। सो दिस यू नीड टू नो हेयर। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हमारे पास है। अब ये केस स्टडीज ने दे रखी है कि जो इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो हमारा कयामकुलम में है जो कि केरला में है। सूर्य नूतन हमारा हाइब्रिड किचन कनेक्टेड इंडोर सोलर कुकिंग सॉल्यूशन है, दैट इज कि किचन में हम सोलर पावर का कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस यू नीड टू नो है। नॉर्थ सी हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफशोर सोलर सी फार्म है जो कि हमारा नीदरलैंड्स में है। सो दिस यू नीड टू नो हेयर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हेयर। कमिंग टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसमें क्या है हमारा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो 4 स्पीसीज हैं वो हमारे इंडिया में मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एक लेसर फ्लोरिकन है, एक बंगाल फ्लोरिकन है, एक मकीन्स बस्टर्ड है। बस्टर्ड की ये 4 हमें स्पीसीज हमारे इंडिया में मिलती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्टेटस यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये हमारा किस में आता है? वर्ल्ड स्पीसीज प्रोग्राम में आता है हमारा, जिसमें हमारे पास 22 स्पीसीज है जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। इसके अलावा कहाँ ये मिलता है? राजस्थान मध्य प्रदेश वाले एरिया में मिलता है ये हमें। दिस यू नीड टू नो हेयर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए रिकवरी प्रोजेक्ट भी हमारे पास। इसके अलावा बट यू नीड टू नो हेयर इसकी जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लो एक बार, की कंजर्वेशन कर पाए, रिसर्च कर पाए ताकि बेटर कंजर्वेशन एफर्ट्स हम डाल सके, कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि वही है सब की कैसे हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोलैबोरेटिंग एजेंसी, आई डोंट थिंक इट इज यूजफुल फॉर अस। अगर हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो ये क्या खाते हैं? ये ग्रास खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, इसके अलावा रेप्टाइल्स भी खाते हैं। इसके अलावा ये ब्रीड करते हैं मॉनसून सीजन में। ये सब हमारे काम का है नहीं वैसे। थ्रेट्स देख लेना एक बार क्या क्या है, बस एक बार गो थ्रू करो।
एंड डोंट जस्ट गो टू रीड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे क्योंकि वही याद रख सकते हैं। तो प्रिडेशन इनका हो रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, जो उनके एग्स को टारगेट कर लेते हैं, पावर लाइंस में आकर मरे जा रहे हैं, हंटिंग हो रही है, या फिर इनके फेदर्स के लिए, या फिर क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ह्यूमन क्रिएट कर रहा है डिस्टर्बेंस, जिसके कारण उनकी जो नेस्टिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड जो उन्हें उनकी जो फूड है उसे कंटेमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिस यू नीड टू नो हियर। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम हम कर चुके, प्रोटेक्टेड एरियाज हमने डिक्लेयर कर रखे हैं, दिस यू ऑलरेडी बी नोइंग। इसके अलावा क्या है इधर की कंजर्वेशन ब्रीडिंग है, दैट इज हम उन्हें ब्रीड कंजर्वेट करके फिर ब्रीड करवाएं ताकि उनके जो एग्स हैं उन्हें सेफली हैच होने में हेल्प मिल सके। कैपेसिटी डेवलपमेंट करें ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ करके कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर आएं ताकि जो उनकी ब्रीडिंग में हेल्प करें, मतलब आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा सके। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू सोइल हेल्थ, तो अभी जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है सोइल्स पर, जो कि मोरक्को में हुई है, यूनेस्को ने वहाँ पर प्लेज किया है कि वो सपोर्ट करेगा इसके मेंबर स्टेट्स को सोइल का इंडेक्स सुधारने में, सोइल हेल्थ इंडेक्स सुधारने में। सोइल की प्रोफाइल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप स्टेटिक में भी कवर करते हो लेकिन फिर भी देख लो। ओ होरिजन वो होता है जो सबसे ऊपर लाई करता है, ये लूज होती है, डिकेड मैटर होते हैं हमारे इसमें। उसके बाद आता है हमारा ए होरिजन जिसमें ह्यूमस होती है, मिनरल मैटर भी होते हैं। ई होरिजन आता है जहाँ पे एल्यूविएशन, जैसे ई से ही पता लग जाएगा, एल्यूविएशन एंड लीचिंग, यानी इस लेयर में क्या होगा, जो वाटर की मूवमेंट के कारण जब सोइल से मिनरल निकल जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं एल्यूवियल। लीचिंग क्या होता है कि सोइल के जो मिनरल्स हैं वो पानी में डिजोल्व होकर नीचे वाली लेयर्स में चले जाएंगे, सो दिस इज लीचिंग। तो ये दोनों चीजें इसमें होती हैं। तो इसका क्या होगा, जो कलर है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लाइट कलर्ड मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। बी होरिजन क्या होगा, जहाँ पे जो ऊपर से क्ले ट्रांसपोर्ट हो रही है वो वहां पर आकर एक्यूमुलेट हो जाती है, दिस यू नीड टू नो। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारे पास जो ह्यूमस है वो कम होती जाती है, दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स। सी होरिजन हो जाएगा जहाँ पर हमारे पेरेंट मटेरियल आने लगते हैं। बेड रॉक वो होता है जहाँ पर पेरेंट मटेरियल अनवेदर्ड है। अब अगर वो वेदर करना स्टार्ट हुआ तो सी होरिजन हो जाएगा, थोड़ा क्ले आ गया तो बी होरिजन हो जाएगा। तो दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू सोइल, सोइल होती क्या है, तो हमारे पास रॉक और ऑर्गेनिक मटेरियल का जो मिक्सचर होता है उसे हम सोइल बोलते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस पे डेवलप होता है। अब वो डिपेंड किस किस पर करता है, रिलीफ पर डिपेंड करता है, डेट इज हाइट पर डिपेंड करता है कि अगर कोई बहुत ऊंची जगह है तो वहां पर क्या होगा, वहां पे नहीं होगा डिपोजिशन सोइल का। अगर कोई नीची जगह है तो वहां पर डिपोजिशन होगा। पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है कि अगर वो इजीली डिके होने वाला है तो सोइल जल्दी बनेगी। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्लाइमेट ऐसा है, अब जैसे हम राजस्थान में देखें तो वहां पर कैसी सोइल मिल रही है, वहीं अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो वहां पर क्या मिल रहा है, हमें प्लेन्स मिल रहे हैं, वहां की सोइल लोमी हो जाती है। वेजिटेशन उसी पे डिपेंड करेगा अगेन की सोइल कैसी है। देन लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो वो भी उसी पर डिपेंड करती है। सो दिस मच यू नीड टू नो हेयर। कमिंग टू सोइल डिग्रेडेशन कैसे कैसे हो सकता है, तो फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे विंड के थ्रू उड़कर चली गई, मिट्टी के पानी के थ्रू बहकर चली गई। केमिकल फॉर एग्जाम्पल की अगर मान लिया कोई ऐसे केमिकल हैं जो बारिश के साथ डिके हो जाते हैं तो क्या होगा, उनके जो केमिकल कंपोजिशन है वो ऐसी है कि वो बारिश के साथ डिके हो रहा है, तो क्या होगा, जो सोइल है वो उसकी जो सोइल है जो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। इसके अलावा क्या है कि बायोलॉजिकल डिक्लाइन, दैट इज कुछ बैक्टीरियाज हमारे पास ऐसे होते हैं जो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करेंगे, दिस मच you need to know here. I don't think we need to do anything else here. 75% of soil are already degraded. ये डाटा याद रखो तो रख लो. Nothing else you need to remember here. Deforestation क्या होता है? वो soil की जो क्वालिटी है उसे डिग्रेड करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पेड़ उगाए तो क्या होगा, जो सोइल को पार्टिकल्स हैं उसे वो बांधे रखेंगे उसकी रूट्स, लेकिन हमने पेड़ काट दिया तो वो जो सोइल है वो मतलब उसकी जो वो बाउंड थी अब वो लूजली टाइड होगी, जिसके कारण क्या होगा, विंड और वाटर के साथ उसका इरोजन हो जाएगा. इसके अलावा क्या होता है, सेलेनाइजेशन या एल्केलाइजेशन होता है, जिसके कारण फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में क्या होता है कि जो वो
जो क्या बोलते हैं उसे, जो इरिगेशन है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण क्या है, जो साल्ट और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो क्या होगा कि जो साल्ट्स वगैरह हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं रूट जोन्स में, जिसके कारण जो हमारी लैंड है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उसका सैलिनाइजेशन हो रहा है, क्रॉप रोटेशन हम यूज़ नहीं कर रहे, ओवर ग्रेजिंग फॉर एग्जांपल बनी ग्रासलैंड्स है हमारे गुजरात की, वहाँ पर क्या है, अगर ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है तो क्या है, हमारी जो सोइल है वो डिग्रेड हो जाएगी, वो ख़त्म होती चली जाएगी धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी। सो दिस यू नीड टू नो हेयर। स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है हमारे पास, जहाँ पे हम सोइल के 12 पैरामीटर्स पर ध्यान रखते हैं। ये एक बार गो थ्रू करोगे आप कि कौन से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, मेन तो NPK है, ये याद रखोगे आप। इसके अलावा क्या करें हम कि क्रॉप रेसिड्यू हैं उन्हें जलाना बंद कर दें। बोन चैलेंज हमारा आ जाता है जो कि सोइल के लिए है, दिस यू नीड टू रिमेंबर हेयर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। So this much only you need to remember here. Let's have a quick recap कि क्या करना है क्या नहीं, so that we can remember it better here. तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास UN क्लोज में एक ट्रीटी थी जो कि हमारी नई हाई सी ट्रीटी आई थी, जिसे हमने बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बोला था, जो कि हाई सीज में हमारी लाई करती है, वहाँ पर सबके इक्वल राइट्स होते हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर। ये हमारे UN क्लोज के अंडर में आता है। UN क्लोज में हमारे पास क्या थी, हमारे पास 3 एरियाज थे, डेट इज हमारा टेरिटोरियल था जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक था, उसके बाद हमारा 24 नॉटिकल माइल्स तक हमारा क्या था, कॉन्टिग्यूअस जोन था, देन 200 तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम केवल माइन कर सकते थे मिनरल्स को। कमिंग टू अर्बन डेवलपमेंट और डिजास्टर रिसिलियंस, यहाँ पर हमें क्या समझना जरूरी था, दैट इज डिजास्टर रिसिलियंट सिटी कौन सी होगी। तो जहाँ पर क्या होगा कि डिजास्टर रिसिलियंस को ध्यान में रखते हुए हम बिल्डिंग्स बनाएं और ग्रोथ करें, वो हमारी डिजास्टर रिसिलियंट सिटी होगी। दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जस्ट गो थ्रू दिस, आपको याद रहेगा वैसे भी क्या क्या टास्क है, हमें पता होता है। कमिंग टू लैंडस्लाइड्स से हमने देखा हिमालय और वेस्टर्न घाट में क्या क्या चैलेंजेस थे। हिमालय में टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा थी, सेडिमेंट्स लूज थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज गलत तरीके से हो रही थी। वेस्टर्न घाट में मानसून आ रहे थे, जिसके कारण जो वाटर में सोइल कंटेंट बढ़ रहा था, जिससे लैंडस्लाइड हो रहे थे, डिफोरेस्टेशन हो रहा था, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज दैट इज ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ रहा था। वहीं अगर हम बात करें, सिंडाई फ्रेमवर्क हमारा फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट था जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे था। दिस यू नीड टू रिमेंबर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हमारा पराग्वे नया मेंबर बना था। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया और फ्रांस ने इसे मिलकर शुरू किया था। दिस यू नीड टू रिमेंबर है। इसका एक इनिशिएटिव था, दैट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इंडिया यहाँ पर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। लैंड एक्विजिशन इसका प्रॉब्लम था एक हमारे पास। इसके अलावा हमारा इंडिया का फर्स्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट था जो कि कयामकुलम केरला में था। सूर्य नूतन हमारा हाइब्रिड किचन के लिए एक इनिशिएटिव था। नॉर्थ सी में हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफशोर सोलर सी था जो कि नीदरलैंड्स में था। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। बस्टर्ड की 4 स्पीसीज हमारे पास थी, बंगाल फ्लोरिकन, मकीन्स बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अभी इन्हें थ्रेट चल रहा है, दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का भी वो एक पार्ट था। सोइल हेल्थ की अगर बात करें तो सोइल में हमारे पास कितने लेयर हो जाते हैं, 5 लेयर हो जाते हैं, दैट इज O होरिजन, A होरिजन, E होरिजन, B होरिजन और C होरिजन। E में हमारा एलिविएशन और लीचिंग होता है, बेड रॉक होता है, देन हमारे पास जहाँ पर पेरेंट मटेरियल होता है जिसे हम R जोन बोलते हैं। सोइल हमारे पास मिक्सचर होता है रॉक और डेब्रिस का। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम थी हमारे पास जो कि सोइल के मिनरल्स को चेकआउट करने के लिए थी। दिस मच वी नीड टू रिमेंबर हियर। वी आर डन विद मेजर न्यूज। शॉर्ट न्यूज हम साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की घटी कर लेंगे कवर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट जर्नी।